एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज देखेंगे हम 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट कहता है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसको हम रिलेट करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म से, जुडिशियल ओवररीच से। समझेंगे डिफरेंसेस क्या क्या हैं। आगे देखते हैं। सेकंड टॉपिक कहता है यूपीएस। इसमें क्या देखना है बेसिकली हमें, डिफरेंस क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में एंड न्यू पेंशन स्कीम के बीच में। ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा है हेवी रेन इन हिमालयाज। हमने देखा होगा न्यूज़ में कि जो वेस्टर्न हिमालय का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पे रेन्स की समस्या बनी हुई है। इससे नुकसान काफ़ी हो रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे ज्योग्राफी क्या है ना, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम। नेक्स्ट कहता है, देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है धर्मराजी का स्तूपा पूछ सकता है। ठीक है, समझेंगे इसको हम। लास्ट है शॉर्ट न्यूज़। दो तीन फैक्ट्स को देखेंगे, कुछ ट्राइब्स से जुड़े हुए हैं, कुछ टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा, डिफरेंस कहता है कि जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म में समझेंगे इन चीज़ों को, और राइट टू जस्टिस क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म से जस्टिस प्राप्त कर सकते हैं हम? तो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या कहता है, जुडिशियरी हमारी है, कोर्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनोवेशन करेगा, क्रिएटिवनेस करेगा, अनकन्वेंशनल तरीकों को अपनाएगा इसमें। इसका मतलब देखो, हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि यहाँ मुद्दा उठाया गया इस आर्टिकल में मैरिटल क्राइम का। मतलब जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम होता है शादी के बाद, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जनरली देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप रिपोर्ट कर रहे हो पुलिस में, सही रिपोर्ट है, नहीं तो गलत रिपोर्ट है। तो कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी, ठीक है, एक कूलिंग पीरियड लाने के लिए, मतलब क्या है, आप पहले क्या करो, फैमिली में डिस्कस करो, बड़े बुजुर्ग से डिस्कस करो, एक फैमिली कोर्ट में जाओ। ठीक है, तो ये काम जुडिशरी का तो नहीं है, उसका काम क्या है, जजमेंट देना काम है। ठीक है, तो उसने अनकन्वेंशनली क्या किया, एक मेथड को अपनाया है। कैसा मेथड है ये? नया है, क्रिएटिव है, ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब क्या है, ये देख रहा है कि ऐसा करने से क्या होता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं हम। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, हमने पढ़ रखा है पॉलिटी में कि हमारी कोर्ट क्या करती है। देखो, ब्रॉड संवैधानिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो हमारा कोई नियम कानून बना हुआ है, कुछ संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको लिटरली फॉलो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से उसको जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी, समझाएगी, हमारे लिए वही कानून है। संविधान में कुछ लिख दिया गया है, वो कानून नहीं है। कानून क्या है, जिस प्रकार से उसको कोर्ट क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, समझाती है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। जनरली क्या होता है, जब अधिकारों की बात आती है, जैसे हमने देखा था कि आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसमें तो इतना ही लिखा हुआ है, बट कोर्ट ने क्या किया, डिफरेंट केसेस के माध्यम से क्या किया है, जैसे कि अच्छी व्यवस्था होना, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, राइट टू दिस दैट, इतने चीज़ों को उसमें इसने इंक्लूड कर दिया है। इसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। यहाँ देखते हैं जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है। देखो, एक्टिविज्म तक तो ठीक है, व्हाट इज़ ओवर रीच? ओवर रीच का मतलब क्या है, दूसरे के डायमेंशंस को इनक्रोच करना, मतलब जो मेरा दायरा नहीं है वहाँ पे भी घुस के कुछ काम करना। देखो, एक्सेसिव इंटरवेंशन, ज़्यादा ही हस्तक्षेप करना, है ना। जो काम एग्जीक्यूटिव का है, जो काम लेजिस्लेचर का है, आप उसमें भी इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक था हमारा विशाखा गाइडलाइंस, है ना, आपने देखा होगा। उसमें था कि वर्किंग प्लेस पे कुछ हैरेसमेंट वगैरह होता है वीमेन के साथ में, तो उसके लिए लॉ तो नहीं था उस टाइम पे, तो गाइडलाइंस दी गई थी। तो हम ये नहीं कह रहे गलत सही नहीं, हम कह रहे हैं कि वो काम किसका है, लेजिस्लेचर का है। जुडिशरी एडवाइस कर सकती है, बट लॉ बनाना तो उसका काम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर्टिकल पे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसमें हम एक एक लाइन को समझते हैं। केस क्या है, कोर्ट ने क्या कहा, पहला देखेंगे सुप्रीम। हाँ देखो, इस पे ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है शिवांगी बंसल केस में, उन्हीं गाइडलाइंस को रिपीट किया है जो गाइडलाइंस इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मुकेश बंसल केस में दी गई थी। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है, किसके संदर्भ में है, तो ये रिलेट करता है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या है, 2 month कूलिंग पीरियड फॉर एनी कोअर्सिव एक्शन आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। ठीक है, ड्यूरिंग दिस कूलिंग पीरियड मैटर विल बी रेफर्ड टू फैमिली वेलफेयर कमिटी। इसमें हमने क्या देखा कि ये सेक्शन जो क्या कहता है, ये बताता है मैरिटल क्राइम के बारे में। मतलब महिलाएं जो हैं, उनके खिलाफ कुछ क्राइम होता है शादी के बाद, वो गई पुलिस थाने में, रिपोर्ट कराया उन्होंने, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, आप रिपोर्ट लिख लो, लेकिन तुरंत जो आप अरेस्ट करने पहुँच जाते हो,
तो वो कोअर्सिव एक्शन को लेने से पहले आप क्या करो, एक समय दो उन दोनों को, मतलब जो दो फैमिलीज़ हैं, पति है पत्नी है, उनकी फैमिलीज़ हैं, आप उनको टाइम दो कि आप उसको देखो, अगर मैटर सॉल्व होने वाला है फैमिली कमेटी के द्वारा, उसको सॉल्व करो। इससे फ़ायदा क्या होगा अकॉर्डिंग टू कोर्ट, कि जो गलत कंप्लेंट्स है ना, जो मतलब फालतू में ऐसी कंप्लेंट्स कर दी जाती है, मिसयूज़ किया जाता है लॉ को, उसको कम करने में, उसको ख़त्म करने में आसानी होगी, कोर्ट का ये कहना है। आगे देखते हैं। बट यहाँ पे जो जिन्होंने लिखा है आर्टिकल को, वो कह रहे हैं कि ये जो स्टेप है कोर्ट का, वो क्या करता है, विक्टिम को एक कहता है वल्नरेबल सिचुएशन में खड़ा कर देता है। क्यों? वो सामने आई, उसने कंप्लेन कराई, फैमिली ने जाना कि तो कंप्लेन करा रही है, तो उसको और वो प्रताड़ित कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कहता है सेक्शन 498A है क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पनिशिंग वेरियस क्राइम्स ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट वेमेन इन मैट्रिमोनियल सेटिंग। शादी के बाद जो महिलाएं होती हैं उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो उसको पनिश करने के लिए, वैसे क्राइम्स को कम करने के लिए सेक्शन 498A लाया गया। ओके, कोर्ट ने क्या कहा है कि तुरंत आपने FIR लिखाई और एज सून एज पॉसिबल अरेस्ट नहीं करना है, पहले कूलिंग ऑफ पीरियड रखना है। ठीक है, क्या कहता है देखो यहाँ पे कोर्ट का, यहाँ पे क्या ओपिनियन है, कोर्ट हैव अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश्ड दिस सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट इनोसेंट हस्बैंड एंड हिज फैमिली। तो कोर्ट का ये भी कहना है कि जैसे हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, तो बिना जांच पड़ताल किए कि उसने क्राइम किया है कि नहीं, हम अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे दो और केसेस की बात देखेंगे हम, दिख रहा है, हाँ, एक देखेंगे अमेंडमेंट की बात, एक देखेंगे केस की बात। पहला कहता है कि CRPC में 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया था उसमें, एंड अर्नेश कुमार केस में एक कॉन्सेप्ट को लाया गया था, नोटिस ऑफ अपीयरेंस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, इसका देखेंगे मतलब हम, इसका ये मतलब है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपने कुछ किया, आपने कुछ कांड किया है, तो आपका क्या क्रिमिनल इंटेंशन था। ठीक है, अगर हमें मतलब मेरा नज़रिया कुछ और है, करने वाले का उद्देश्य कुछ और है, तो कोर्ट ने कहा था कि इन मैटर्स में हम देखेंगे, जज करेंगे कि इंटेंशन क्रिमिनल था कि नहीं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। आगे देखते हैं, नोटिस फॉर अपीयरेंस, इसका मतलब क्या है कि इन केसेस में, मतलब फैमिली वाले केसेस में क्या होगा कि आपको पुलिस बुलाएगी अपने पास, नोटिस फॉर अपीयरेंस देगी, अरेस्ट की बात नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप जाओगे आपको अरेस्ट कर लेगी, नहीं, पहले बोला जाएगा आप आइए, अपनी बात को रखिए, नोटिस फॉर अपीयरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो एक डेटा दिया गया यहाँ पे, कहता है कि NCRB जो हमारी है, उसकी रिपोर्ट आती है क्राइम्स इन इंडिया, जानते हैं हम, उसने क्या कहा है कि 2016 तक जितने भी क्राइम्स हुए हैं उसमें जो अरेस्ट हुए हैं, तो सबसे टॉप पे कौन रहा था, सेक्शन 498A, मतलब क्राइम अगेंस्ट वेमेन इन मैट्रिमोनियल सेटअप। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन कहता है 2016 के बाद से क्या हुआ है, देखो कहता है रजिस्टर्ड ऑफेंसेस रोज, मतलब जो क्राइम को हम FIR करा रहे हैं उसकी संख्या बढ़ी है, लेकिन अरेस्ट की संख्या घटी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसमें क्या कह रहा है कि 2016 तक क्या था कि जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं क्राइम्स में, सबसे टॉप पे कौन सा क्राइम था, जो वो क्राइम जो कि सेक्शन 498A में दिया गया है, मतलब क्राइम अगेंस्ट वेमेन, शादी वाले मैटर में। फिर कहता है 16 के बाद से क्या होता है कि FIRs तो इंक्रीज किए हैं इन मैटर्स में, बट जो अरेस्ट है, अरेस्ट धीरे धीरे घटा है। ठीक है, देखो ये देखिए, जो लेखक हैं उनका ये कहना है यहाँ पर, मतलब उनका ऐसा आर्गुमेंट है कि डिस्पाइट फाइलिंग FIR कंप्लेंट नो एक्शन कैन बी टेकन अंटिल कूलिंग पीरियड कंक्लूड्स। मतलब इसमें कह रहा है, उनका ऐसा मानना है, देखो इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम जब डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम में, मतलब मेंस में लिखना पड़ेगा हमें, हम इन चीज़ों को पॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को इस तरह लिखा नहीं जाता है। देखो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं। ऐसे, ठीक है, हम डिस्कस पहले क्या करेंगे, ये देखो कि कूलिंग ऑफ पीरियड जो है, जो कोर्ट ने कहा है कि FIR ठीक है आपने लिख ली, पुलिस ने लिख लिया, लेकिन एक समय दो परिवारों को आपस में सॉल्व करने के लिए, एंड फैमिली कमेटी में, फैमिली वेलफेयर कमेटी जो होती है वहाँ पे जाइए, आप मैटर्स को सॉल्व करवाइए। ठीक है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड में वायलेट राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, हम जानते हैं कि जब आप अदर कोई रिपोर्ट लिखाने आ रहा है, FIR कर रहा है, आप एक्शन तुरंत ले रहे हो, बट यहाँ बात अगर शादी वाली हो रही है, मतलब मैरिटल स्टेटस की बात हो रही है, मैरिटल क्राइम की बात हो रही है,
आप क्या कहते हो, कूलिंग पीरियड को लगा दो। ये क्या कर सकता है, इक्वालिटी के राइट को वायलेट कर सकता है। अब देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो एक लाइन देखो इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली क्या है, ट्रेडिशनली क्या है, इंडियन लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैरिटल क्राइम्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स विमेन। हम जानते हैं कि विमेन वल्नरेबल होती हैं खासकर हमारे समाज में, तो उनकी सुरक्षा को ज़्यादा हमने प्रायोरिटी दे रखी है। इसलिए जो हमारा जो इंडियन लॉज है ना, मैरिटल क्राइम के मामले में वो थोड़ा सा झुका हुआ है महिलाओं की तरफ, ठीक है। इसको लेकिन ये सही किस आर्टिकल से है, आर्टिकल 15(3). हम जानते हैं कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहता है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हमारे, जो वीकर सेक्शंस है, आप उनको सुरक्षा दो, ठीक है। यहाँ पे कहता है देखो कि देयर इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14। हमने अभी क्या देखा कि जो अगर हम कूलिंग पीरियड को लागू करते हैं, कोर्ट लागू कर देती है, तो आर्टिकल 14 का वायोलेशन भी हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है लेकिन आर्टिकल 14 ही क्या कहता है कि राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब क्या है कि महज लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिटरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इक्वलिटी को नहीं लाता है। इसका मतलब देखो कहता है इक्विटी। यहाँ बात करते हैं इक्विटी की, मतलब क्या है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो फैमिली वाली जब बात आती है ना, तो उसको आप जनरल क्राइम के टर्म्स में रिलेट नहीं कर सकते। मतलब कि एक तरफ जनरल क्राइम्स हैं, मर्डर, थेफ्ट वगैरह है, एक तरफ फैमिली मतलब शादी वाले कुछ दिक्कतें हैं, तो उन दोनों को आप एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते हो, ठीक है। उनका नेचर अलग है, उनका कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो सकता है। इसलिए कहता है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 में एक और टर्म दिया गया है, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब क्या है, इक्विटी की बात यहाँ पे की जाती है। मतलब ये है समानता तो है ही, लेकिन समान रूप से जहाँ पे चीज़ें इक्वल हैं। मतलब देखो एग्जाम्पल समझते हैं, 2-3 आदमी हैं, तीनों बहुत फिट हैं, आप उनको दौड़ाओ रेस में, जो जीतेगा फेयर होगा वो। बट कोई दिव्यांग है, ठीक है, किसी को दौड़ने में दिक्कत है, आप उसको भी रेस में खड़ा कर दिए हो, तीनों को साथ में दौड़ा रहे हो, तो उसको तो हारना निश्चित है उसका, ठीक है। इसलिए कहता है फैमिली मैटर जब आता है, जब शादी की बात आती है, तो हमारे यहाँ पे शादी बहुत इंपॉर्टेंट एक संस्था है, ठीक है। उसको तुम एक नॉर्मल क्राइम के रूप में नहीं देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम वो बात नहीं करने कि किसी को जिंदा जला दिया, वो सब नहीं, नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये किया वो किया, तो इन चीज़ों को जल्दबाजी में कहता है कि पुलिस एक्शन लेना सही नहीं रहता है। यहाँ देखो कहता है टू रीच फेयरनेस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। मतलब कि अनइक्वल सिचुएशन जब हमारा आता है, जब असमान चीज़ें आती हैं, उसको असमान रूप से ही देखना चाहिए। ये भी आर्टिकल 14 का ही पार्ट है। देखो आगे लिखेंगे हम, ऑल्सो क्विक अरेस्ट ऑफ हस्बैंड, अगर पति को तुम पकड़ लेते हो, ठीक है, एक सेकेंड, एंड इस फैमिली, उससे क्या होगा, वो पति के और उसके फैमिली के जो उनका अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, जो कि फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, उसका भी हनन करता है, ठीक है। क्योंकि आप उसको पकड़ के ले जाओगे, सब कोई देख रहा है, समाज वाले देख रहे हैं, बाद में जानकारी मिली ये सब गलत था, मतलब कंप्लेंट फेक थी, आप क्या करोगे फिर, ठीक है। इसमें कहता है इसलिए काफ़ी डेलिकेट सिचुएशन यहाँ पे होती है, ठीक है। इसलिए तुरंत मतलब आनंद फानन में अरेस्ट करना, पकड़ लेना, ये क्या कर सकता है, उनके आर्टिकल 21 के अधिकारों का हनन कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक टॉपिक और रह गया है, राइट टू जस्टिस। इसको समझते हैं हम। तो अनीता कुशवाहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो राइट है ना, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। कोर्ट ने क्या कहा था, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस, न्याय का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 के 21 के अंतर्गत, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके राइट टू जस्टिस को एक्सेस करने के चक्कर में हम किसी और का फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, देखो इसका हेडिंग क्या था इसका, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस, ठीक है। हमने मुद्दा क्या देखा यहाँ पे, मैरिटल क्राइम का। तो इसको कैसे हैंडल करोगे आप, अल्टीमेटली कंक्लूड कैसे करोगे कि ठीक है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म इज गुड, ठीक है, ये राइट टू जस्टिस को डिलीवर कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, डिपेंड करता है कि मैटर क्या है, क्राइम कौन सा हुआ है। हमने यहाँ पे डिस्कस करा अभी क्राइम अगेंस्ट विमेन, मैरिटल सेटअप में, शादी वाली चीज़ों में जो क्राइम होता है विमेन के खिलाफ, उसको देखा हमने। तो क्राइम का देखो तरीका अलग अलग होता है, किसी ने किसी को मेंटली अब्यूज़ किया है, फिजिकली अब्यूज़ किया है, या फिर जान से मारने की कोशिश करी है। तो वैसा मैटर जब सीरियस मैटर रहेगा, वहाँ पे कूलिंग पीरियड काम नहीं करेगा, है ना। जब मैटर जैसे कि कुछ डिस्प्यूट वाला मामला है, झगड़ा कुछ वैसा हो गया, वो अलग चीज़ें हैं।
लेकिन जहाँ पर सीरियस चीज़ें हैं, जहाँ आप किसी को हैरस कर रहे हो, ठीक है, इसका जीने मरने की बात आ गई है, वहाँ पर कूलिंग पीरियड सही नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट क्या कर सकता है, देखो एक मतलब गाइडलाइन दे, एडवाइस करे कि हर केस में इसको मैंडेटरीली फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर पुलिस को लगता है मतलब जहाँ पर केस नॉन सीरियस है, छोटे मोटे कंप्लेंट्स हैं, उसने मुझे धोखा दिया, ये किया, जो भी मतलब होता है, आप उसमें कूलिंग पीरियड दो। बट जहाँ मामला किसी के जीवन का है, वहाँ पे ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूपीएस जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो किस प्रकार से डिफरेंट है अदर गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम से। अब समझते हैं कि स्कीम्स ये हैं क्या। तो अगर हम बात करें ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो वैसे लोग, वैसे एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि 1 जनवरी 2004 से पहले जॉब में आ चुके हैं, वो किस में आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम में। उसमें क्या होता है, मंथली एक फिक्स पेंशन दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। वो क्या है, वैसे एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है जो 1 जनवरी 2004 के बाद से जॉब में आए हैं। कौन सी जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, ठीक है, मैंडेटरी है। अब क्या किया गया है, एक डेट दी गई है 30 सितंबर की, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप यूपीएस में स्विच कर लो। व्हाट इज़ यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। किसको ऑप्शन दिया जा रहा है, वैसे एम्प्लॉयज़ को जो कि एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ देखते हैं। तो ओपीएस क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, फिक्स्ड अमाउंट मिलता है मंथ में। अगर बात करते हैं एनपीएस की, उसमें कहता है कि 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का होगा, 14% एम्प्लॉयर देगा, किस चीज़ का, बेसिक पे का, एंड डियरनेस अलाउंस को उसमें ऐड किया जाएगा। तो एनपीएस में मंथली पेंशन की बात नहीं होती है, एक कॉर्पस, आपको लंपसम एक अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर यूपीएस की बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, उसमें 10% एम्प्लॉय देगा, 10% एम्प्लॉयर देगा, ठीक है, प्लस डियरनेस अलाउंस। उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो लास्ट 12 मंथ्स है आपका सर्विस का, आपने अगर 25 साल तक सेवा करी है, सर्विस करी है, तो आपके लास्ट 12 मंथ्स का कहता है एवरेज सैलरी को, एवरेज बेसिक पे को जोड़ा जाएगा, उसका 50% क्या होगा, बेसिक पे आउट आपको मंथली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है पेंशनधारी की, तो उसके जो स्पाउस होंगी या होंगे उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो, तो मुद्दा आता है कि अगर यूपीएस इतना अच्छा है तो उसमें लोग एनरोल क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमको फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ठीक है। उनका कहना है कि यूपीएस ठीक है, मंथली पेमेंट होगा, इट इज़ गुड, बट ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बेनिफिट्स हैं वो उससे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें देखना है हमको कि हिमालयज में जो हेवी रेन्स हो रहे हैं, तो आप जब पढ़ोगे आर्टिकल को आपको समझ में आएगा कि हेवी रेन्स तो ठीक है, मतलब वहाँ पे रेन्स हमेशा होते हैं, बट अभी क्या हो रहा है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। उसके कारण को समझेंगे। सेकंड कहता है कि हिमालयाज़, अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसकी बात करते हैं, उसकी टोपोग्राफी ऐसी, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि हेवी रेन कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्म करते हैं। हम समझते हैं हर चीज़ को। देखो पहले यहाँ पे आते हैं हम। कहता है कि एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, मतलब डिफरेंट टाइप्स का ये डिजास्टर बता रहा है कि हेवी रेन से ये सब होता है, ठीक है। हमने डिस्कस, देखो हर पॉइंट को कर रखा है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, टोरेंशियल रेन्स क्या होते हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो कहता है कि ये चीज़ें अनकॉमन नहीं है, मतलब हेवी रेन होना वहाँ पे अनकॉमन नहीं होता है, बट यहाँ पे कहता है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे क्या हुआ है कि कंजिक्यूटिव रेन बियरिंग लो प्रेशर सिस्टम जो बनता है बे ऑफ बंगाल में, ट्रेवल्ड फार्दर नॉर्थ। कहते हैं कि जितने नॉर्थ वो आते हैं, मतलब ऐसे उठता है ना नीचे से ऊपर की तरफ, जितने नॉर्थ वो आते हैं उससे आगे बढ़ गए, मतलब मॉनसून ट्रफ जो हमारा है वो शिफ्ट कर गया है नॉर्थ की तरफ, सिंपल टर्म्स में देखा जाए। फिर देखो यहाँ पे देखते हैं कि 34% ज़्यादा बारिश हुई है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की बात करी जाए इंडिया के संदर्भ में, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर, हम कहता है कि डिजास्टर तब बढ़ जाता है अगर ये रेंज वेस्टर्न हिमालयाज में होते हैं। हम हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे, ठीक है, शिफ्ट क्यों किया है एंड वेस्टर्न हिमालयाज में ऐसा क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोलता है कि अगर ऐसी बारिश प्लेन्स पे होती है, समतल पे हो रही है, तो पानी बह जाएगा, रिवर्स में मिल जाएगा। अगर माउंटेन्स में होता है तो हम जानते हैं काफ़ी सारा मलबा लेके ऊपर से आता है, वो पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है, जिससे कि मेजर जो रिवर्स होते हैं, जो नदी नाले हैं, उसको चोक कर देता है, ठीक है ना। तो गशिंग वाटर
क्या करता है, फोर्स टू एंटर सेटलमेंट्स, मतलब पानी नदी के जो उसका जो तट है उसको क्रॉस करते हुए सेटलमेंट्स को उस उधर वो बह जाता है। ओके, यहाँ देखते हैं हम, एक देखिए टर्म दिया गया है इमर्जिंग एंड वरीसम, जो ऑब्जर्वेशन है इसका मेन देखो इसमें बताया गया कारण क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को हमने डिस्कस देखो किया था, फिर से देखेंगे होते क्या है, इनका ओरिजिन कहाँ होता है, देखो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के भीतर होता है, ठीक है, ईस्टवार्ड बहते हैं ये। और हम जानते हैं, हमने देखा है कि इन जनरल, अगर जनरल बात करी जाए तो विंटर का जो हमारा मानसून होता है ना, सॉरी नॉट मानसून, जो विंटर जो रेन होता है उसमें इनका इम्पैक्ट होता है, बट ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, ये समर वाले मानसून को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। अब देखो यहाँ पर यहाँ पे क्या कहता है, हमने देखा था आर्टिकल में कि जो मानसून ट्रफ है हमारा, जो एक रेखा होती है मानसून वाली, वो आगे बढ़ चुकी है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर चुकी है। क्यों, इसको समझते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, किसके कारण से हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के इम्पैक्ट से हुआ है, इसका मेन कारण यही है। अब समझते हैं थोड़ा डीपली। नॉर्मली क्या होता है, देखो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो समर के टाइम पे, जो मानसून का टाइम होता है, वहाँ इंडिया के ऊपर वीक होते हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, जनरली एसोसिएटेड विद विंटर रेन इन इंडिया, जो WDs हैं वो ठंड के समय पे जो बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, उसमें उनका रोल होता है। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी का जो मानसून हमारा है समर वाला, उसमें उसको ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो WDs क्या होते हैं, कैरिड बाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो इसको कैरी करते हैं। ठीक है, देखो अब होता क्या है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, जेट स्ट्रीम्स आर गेटिंग मोर वेवी। हम जानते हैं जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो ऐसे वेव की तरह ना अर्थ के मतलब काफ़ी हाइट पे ब्लो करते हैं, वो घूमते रहते हैं। बट देखो कोई हवा यहाँ देखो ऐसे बह रही है, अगर ठीक है कोई ऐसे बह रही है, इसको बोलेंगे ज़्यादा वेवी होना। ओके, तो इसका जो देखिए बहाव है एक, ठीक है, एक सीध में जा रहा है। अगर ये ज़्यादा वेवी हो जाता है तो साउथ की तरफ ज़्यादा आ रहा है, नॉर्थ की तरफ ऊपर जा रहा है, तो काफ़ी इसमें अप डाउन ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा वेवी हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है, जिससे कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स कहता है डिप साउथ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, पहले ऐसे बह रहा था, ऐसे हो जा रहा है, इस तरह से बह रहा है। ओके, तो साउथ की तरफ ज़्यादा ये डिप खींच रहा है। ओके, तो चूंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब WDs को ये कैरी करते हैं, इसलिए अगर ये साउथ वर्ड डिप करेंगे तो WDs भी क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यहाँ पे है कि नॉर्मली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं, वो समर के टाइम पे क्या होता है हिमालय जो हमारे हैं ना, हिमालयस के आगे मतलब तिब्बत वाले एरिया में फ्लो करते रहते हैं। ये हिमालयस है, इधर बहेंगे ये, ठीक है, यहाँ बह रहे हैं। बट चूंकि ये वेवी हो चुके हैं अब, है ना, इनमें अनस्टेबिलिटी आ गई है, अब ये ऐसे ऐसे देखो फ्लो कर रहे हैं, तो कुछ पोर्शन इनका हिमालयस के इस साइड भी, साउथ साइड भी आ जाता है। ठीक है, मतलब भारत वाला पार्ट भी इसमें चपेटे में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर उस टाइम पे क्या हो रहा है, मानसून तो यहाँ पर अगर फ्लो कर ही रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी मॉइस्चर वाले एयर होते हैं, उनसे टकरा रहा है, और क्या होता है, ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक्सेसिव रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, यहाँ देखते हैं टोपोग्राफी, मतलब जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था कि अगर बारिश ऐसी वेस्टर्न हिमालयाज में होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों, हमने देखो पहले भी देख रखा है यहाँ पर कि हाई पीक्स, है ना, वेस्टर्न पार्ट में क्या है, हाइट काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है। तो ज़्यादा हाइट पे क्या होता है, हम जानते हैं कि ज़्यादा जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम होते हैं, ग्लेशियर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, स्टीप स्लोप्स, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। एक होता है देखो इस तरह का पहाड़, धीरे धीरे ऊपर, एक ऐसे होता है, तो ये स्टीप है, काफ़ी खड़ा है। ठीक है, लूजली बाउंड मोरेन्स, ये क्या है, जो मिट्टी वहाँ की जो स्ट्रक्चर है, पत्थर है, मिट्टी है, बर्फ़ है, वो लूजली बाउंड है, हल्का सा प्रेशर पड़ता है ये खिसक जाता है वहाँ से, उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है। ठीक है, फिर देखो नैरो वैलीज, जो रिवर वैलीज हैं, क्योंकि ऊपर से पानी आता है तो धीरे धीरे वो ब्रॉड होती है ना, स्टार्टिंग में तो पतली पतली होती हैं वो। और ग्लेशियर्स, देखो ग्लेशियर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो देखो इसका कारण क्या, ग्लेशियर्स जहाँ पे रहते हैं तो पेड़ पौधा उतना होता नहीं है, फर्स्ट चीज़ तो ये है, जो कि पानी को रोक सके। सेकेंड कहता है ग्लेशियर्स में देखो हमने डिस्कस किया था, एक कहते हैं ग्लॉफ इवेंट्स, जो ग्लेशियर की वजह से जो बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं उसको। तो ग्लेशियर्स, जैसे एक ग्लेशियर ए दिख रहा है, ग्लेशियर बी, होता क्या है यहाँ पर देखो कि सनलाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो सपोज करो इतना दूर ये पिघल गया,
यहाँ पानी जमा हो गया है, तो ग्लेशियर लेक ये बन रहा है कि यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे ग्लेशियर मूव करना स्टार्ट करता है, ग्लेशियर, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर क्या मिट्टी वो खिसका रहा है, इरोजन कर रहा है, एक जगह गैप सा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेल्ट किया हुआ पानी इसका जमा हो गया, ठीक है। दिक्कत क्या होती है कि इन दोनों केसेस में क्या है, हल्का सा प्रेशर अगर पड़ता है, हीट का हो, स्ट्रक्चरल प्रेशर हो, तो काफ़ी तेज़ी से ही पानी इसका आता है, जिससे कि फ्लैश फ्लड का आने की संभावना होती है, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालयस क्या है हमारे, प्रोन है फ्लड से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश तेज़ी से होती है, हमने देखा किस कारण से, नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ मानसून ट्रफ और इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इन द समर सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, पानी रुकता नहीं है, पानी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। सेकंड कहता है हाई पीक्स, काफ़ी ऊंचाई पर है, ग्लेशियर्स ज़्यादा है, यहाँ पर पेड़ पौधे उतने होते नहीं हैं जो कि थोड़े से पानी की स्पीड को कम कर सकें। फिर है देखो लूजली बाउंड मोरेन्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं, मिट्टी पत्थर जो भी है काफ़ी अच्छे से मतलब बाउंड, कॉम्पैक्ट रूप से बाउंड नहीं है, ठीक है, इसलिए नुकसान क्यों देखो ज़्यादा होता है। देखो नुकसान ज़्यादा इसलिए होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना सही नहीं है, फिर भी हमने बड़े बड़े इंफ्रा को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, तो जानते बूझते हम वहाँ पे इकोनॉमी मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे रहना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसी बारिश जब होगी तो दिक्कत तो आ ही जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। इसमें देखो बात करी गई है सारनाथ के बारे में। सारनाथ क्या बुद्धिस्ट साइट है, बनारस के पास में है, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, जो ASI हमारा है उसने कहा है कि यहाँ पर जो प्लेग मतलब क्या होता है, देखो बोर्ड्स लगे यहाँ पे ना, दिख रहा है फोटो में, ये जो बोर्ड्स हैं इस पर लिखा रहता है किसने कितना इसमें इसको कंजर्व करने में हेल्प करा है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ASI कह रहा है कि इसको हम बदलेंगे, यहाँ पर जो ब्रिटिश के नाम लिखे गए हैं कि ब्रिटिश ने ये किया वो किया, नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर जो लोकल रूलर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने किस प्रकार से हेल्प करी है इसको कंजर्व करने में। मेन कंटेक्स्ट यही है। आगे देखते हैं, देखो क्यों है न्यूज़ में ये। तो सारनाथ को नामित किया गया, नेम किया गया, इसका नॉमिनेट करा गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए, ठीक है, एक न्यूज़ ये। सेकंड देखो यहाँ पर एक देखो नाम दिया गया है चैत सिंह, बनारस के लोकल रूलर थे चैत सिंह, इनका कंट्रीब्यूशन है इस साइट को कंजर्व करने में, ओके। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो इसमें क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लेग क्या है कि 1798 में फर्स्ट टाइम उसको लाइट में लाया गया, मतलब फर्स्ट टाइम वो न्यूज़ में आया था कि सारनाथ भी कुछ है, बट जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, 1787 से 88 के बीच में ही जो लोकल चैत सिंह जी थे उसको कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस नाम ध्यान रखना है चैत सिंह, पूछ सकता है कहीं, पता नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब तक ये प्लेग चेंज नहीं करते हैं, मतलब कुछ ऑफिशियल चेंजेस नहीं आते हैं, हमको क्या जानना है कि देखो, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लेग, ये जो बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पे सारनाथ के पास, उसमें क्या कहा गया है कि फर्स्ट ब्रॉट टू लाइट बाय मिस्टर डंकन, एक नाम दिया गया है मिस्टर डंकन एंड कोल ई मैकेंजी, ये दोनों हैं। कहता है सारनाथ को फर्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस देने वाले कौन थे, कोल ई मैकेंजी एंड डंकन, ठीक है। कब की बात है, 1798 की बात हो रही है, ओके। उसके बाद देखो सीक्वेंस याद रखो, फर्स्ट में कौन आ जाएंगे यहाँ पर, मैकेंजी एंड डंकन, आगे उसके नेक्स्ट में कौन आ जाएंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फर्दर एक्सकेवेशंस किसने किए, कनिंघम ने किए। 35 से 36 की बात हो रही है। और देखो नाम है मेजर किटो, जॉन मार्शल, हारग्रीव्स एंड दयाराम साहनी। आपको इसको रट लेना है, ये जो नाम दिए गए हैं ना आपको इनको याद करना है, पूछ सकता है प्रीलिम्स में, इनमें से कौन से लोग मतलब पोएट हैं, ऐसे पूछ देगा, कुछ भी दे देगा, आपको पता होना चाहिए। ये लोग क्या हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि सारनाथ से रिलेटेड इनमें से कौन से नहीं है, ऑप्शंस दे देगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़ क्या है, सीक्वेंस, पहले कौन आया, डंकन मैकेंजी, फिर कनिंघम, फिर किटो, देन जॉन मार्शल, देन हारग्रीव्स, लास्टली दयाराम साहनी। आगे देखते हैं, देखो 1861 में क्या हुआ है, ASI वाज सेटअप, ठीक है। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखो नाम क्या है, धर्मराजिका स्तूपा, दिख रहा है, धर्मराजिका स्तूपा किसका पार्ट है, सारनाथ जो साइट है उसका पार्ट है। बुद्धिस्ट स्तूपा है, कहाँ का, याद कर लो इस चीज़ को कि धर्मराजिका स्तूपा कहाँ है, सारनाथ में है, ठीक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। बस देखो इतना ही है, छोटा सा फैक्ट कहता है कि अशोकन पिलर जो वहाँ का है
रिप्रेजेंट्स कंट्रीज नेशनल एम्बलम, हम जानते हैं इस चीज़ को। इसमें देखो बस प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स को याद रखना है, नाम ध्यान रखना है, किसने क्या किया, कहाँ पे एक्सकेवेट करा है, चैत सिंह जी का नाम हो गया, एंड धर्मराज जी का स्तूपा कहाँ है, सारनाथ में है। आगे देखते हैं। देखो शॉर्ट न्यूज़ है, इसमें एक नाम ध्यान रखना है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, रिजोल्यूट ड्रैगन दिख रहा है, रिजोल्यूट ड्रैगन क्या है ये, जापान एंड यूएस का मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या नाम है, रिजोल्यूट ड्रैगन, ठीक है। तो चाइना ने बोला है जापान को एंड यूएस को कि आप दोनों क्या करो, टाइफोन मिसाइल सिस्टम को विड्रॉ कर लो। हमको न्यूज़ से मतलब नहीं है, हमको ध्यान क्या रखना है, टाइफोन क्या है, मिसाइल सिस्टम है, किसने इसको विकसित किया है, यूएस ने किया है, ठीक है। रिजोल्यूट ड्रैगन क्या चीज़ है, एक एक्सरसाइज है, किसके बीच में, जापान एंड यूएस, इसको याद रखना है क्योंकि यूएस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आगे देखते हैं। ये देखो एक ट्राइबल आपको दिख रहा है, फोटो है, ये किसका फोटो है, यहाँ देखो दिख रहा है, राजगोंड ट्राइब, राजगोंड ट्राइब, नाम क्या है, RAJ, राजगोंड ट्राइब। कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, आदिलाबाद ज़िला है तेलंगाना का, वहाँ से कौन बिलोंग करते हैं, राजगोंड ट्राइब। ये है क्या, तो देखो ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास ऑफ गोंड ट्राइब्स। गोंड हम जानते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्स है भारत के, आप देख लेना कंफर्म कर लें, बट आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं, मतलब नंबर में भारत के। तो गोंड ट्राइब्स में जो रूलिंग क्लासेस होते थे उसको कहते थे राजगोंड ट्राइब, ठीक है। एक डांस का नाम दिया गया गुस्साडी, गुस्साडी डांस, GUSSADI, गुस्साडी डांस किसका है, राजगोंड ट्राइब का है, ठीक है। आगे देखते हैं एक और न्यूज़। देखो एक टर्म देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होता है यहाँ पे, ऑक्टोपोड्स, ऑक्टोपोड्स, ऑक्टोपस का प्लूरल क्या होता है, ऑक्टोपोड्स। तो एक साइंटिफिक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहता है कि ऑक्टोपोड्स जो होते हैं ना, डोमिनेंट आर्म्स, ये देखो इसके बहुत सारे देखो आर्म्स दिख रहे हैं, ये देखो, ठीक है, आर्म्स दिख रहे हैं। तो इसमें कहता है कि इसमें ना मतलब ऐसा पता चला है कुछ आर्म्स डोमिनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब यूज़ में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, विच दे एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स एंड यूज़ अदर आर्म्स टू मूव, कहता है देखो कुछ आर्म्स को यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ को मूव करने के लिए, छोटा सा मतलब फैक्ट है, ध्यान रखना है। एंड कहता है कि अपने बॉडी को वो इस तरह डिवाइड करते हैं स्ट्रैटेजिकली, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को डिफरेंट काम के लिए यूज़ वो कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है, ऑक्टोपस का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्टोपोड्स, ठीक है। एंड अपने बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट काम के लिए डेजिग्नेट कर सकते हैं। इनका कुछ आर्म्स क्या होता है, डोमिनेंट होता है, कुछ को सिर्फ ही मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो आज के लिए इतना ही है, अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू।